लेवल 1 और लेवल 2 में आपका जो टॉपिक दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन आज मैं थ्योरी के माध्यम से आपको सारी चीजें याद करवाने वाला हूं। तो यहाँ पर एकदम शानदार नोट्स के साथ हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगी, अगर ये पीडीएफ आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ इवनिंग में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी विद्यार्थी रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर 20 से 25 मिनट में नेप 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा और साथ के साथ इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको हाथों हाथ याद करवा दूंगा। साथ के साथ रिवीजन करते हुए हम चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, प्रथम शिक्षा नीति आपकी कब जारी की गई थी। तो प्रथम शिक्षा नीति आपकी 1968 की हो जाएगी, ये श्रीमती इंदिरा गांधी के समय की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और द्वितीय शिक्षा नीति आपकी 1986 में जारी की गई थी, राजीव गांधी के समय। तो पहली शिक्षा नीति तो आपकी 1968 की हो जाएगी, द्वितीय शिक्षा नीति आपकी 1986 की हो जाएगी। तो 1968 आपको ध्यान रखना है, 1986 आपको ध्यान रखना है, ये इंदिरा गांधी के समय की हो जाएगी, ये आपके राजीव गांधी के समय की हो जाएगी। और तृतीय शिक्षा नीति आपकी 2020 हम पढ़ने वाले हैं, ये आपकी नरेंद्र मोदी के समय जारी की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी नवीनतम शिक्षा नीति है, यानी कि 1968 और 1986 और आपकी 2020। तो नेप 2020 के बारे में हम पढ़ेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बेसिक सवाल यहाँ से बन सकता है। अब आगे देखिए, एनईपी 2020 की पृष्ठभूमि क्या रहने वाली है, साथ के साथ मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा ताकि आपको बार बार चीजें रिवाइज होगी तो याद भी हो जाएगी। ठीक है, आप अपना 20 से 25 मिनट दे दीजिए, आपको यहाँ पर सारी चीजें याद हो जाएगी। तो नेप 2020 की पृष्ठभूमि एक बार देख लीजिए, इसका निर्माण कैसे हुआ। जनवरी 2015 में एमएचआरडी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा नीति बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपकी एमएचआरडी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जनवरी 2015 में की गई थी। ठीक है, फिर मई 2016 में क्या हुआ, इसके अध्यक्ष बने टीएसआर सुब्रमण्यम, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कैबिनेट सचिव थे। तो ये टीएसआर सुब्रमण्यम जो थे ये मई 2016 में इसके अध्यक्ष बने थे। लेकिन इनके अध्यक्ष बनने के बाद एक और नए अध्यक्ष बने, ये आपको ध्यान रखना है। जून 2017 में इसके नए अध्यक्ष आपके डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन बने थे और ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या हुआ, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की गई। तो घोषणा किसने की, एमएचआरडी के द्वारा की गई। और 2016 में आपका अध्यक्ष कौन बना, टीएसआर सुब्रमण्यम बना। लेकिन जून 2017 में नए अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन बने, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 29 जुलाई 2020 को क्या हुआ, 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की गई, ये आपको ध्यान रखना है। 29 जुलाई 2020 को आपकी नई शिक्षा नीति जारी की गई, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कब जारी की गई, 29 जुलाई 2020 को। और जब यहाँ पर एमएचआरडी था, मानव संसाधन जो विकास हमने पढ़ा दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है इसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह नया मंत्रालय बना गया, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का निर्माण किया गया, इसकी जगह शिक्षा मंत्रालय का निर्माण किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति जारी की गई आपकी रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा यहाँ पर नई शिक्षा नीति जारी की गई आपकी। और एमएचआरडी जो था इसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो नई शिक्षा नीति हम पढ़ने वाले हैं इसमें 4 भाग है आपके और इसमें 27 अध्याय है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 27 अध्याय है, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और क्रियान्विति, ये 4 भाग इसके हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और क्रियान्विति। और यहाँ पर अध्याय कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, एक ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा ये। ठीक है, नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, सतत विकास लक्ष्य जो होता है आपका एसडीजी, तो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 04 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई। तो नई शिक्षा नीति आपकी एसडीजी जो इंडेक्स होते हैं दोस्तों, उसमें एसडीजी 04 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई। एसडीजी 04 यानी सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा, सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा, ये आपको ध्यान रखना है। एसडीजी 04 में क्या है आपका, सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा। एसडीजी 01 होता है, 02 होता है, 03 होता है, इसी तरीके से है सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको प्राप्त करने के लिए दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति की जरूरत पड़ी। अब नेप 2020 के आधार स्तंभ क्या है वो हम देख लेते हैं। तो नेप 2020 के आपके आधार स्तंभ क्या हो जाएंगे, एनईपी के ए, ट्रिपल ए और ई क्यू हो जाएगा। तो ट्रिपल ए और ई क्यू हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ए का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर ए का मतलब आपसे पूछा जाए तो पहले ए का मतलब आपका हो जाएगा एक्सेस यानी पहुंच, एक्सेस हो जाएगा। दूसरे ए का मतलब आपका अफोर्डेबिलिटी हो जाएगा, यानी वहनीयता या किफायती, अफोर्डेबिलिटी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में याद रखे, ज्यादा फायदा रहेगा। अकाउंटेबिलिटी, और तीसरे ए का मतलब अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व होता है। ई का मतलब आपका इक्वलिटी हो जाएगा, इसका मतलब समानता होता है। और क्यू का मतलब क्वालिटी हो जाएगा, जिसका मतलब आपका गुणवत्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ट्रिपल ए और ई क्यू जो है ये आधार स्तंभ है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी और आपकी क्वालिटी, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल बन सकता है। अब आगे देखिए, शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, तो शिक्षा नीति के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो क्या है आपके, शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। बिल्कुल, शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, तो ये मार्गदर्शक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। शिक्षक शिक्षा की दूरी है, प्रत्येक बाल में विशिष्ट योग्यताएं होती है। तो प्रत्येक बालक में विशिष्ट योग्यताएं होती है, उनकी पहचान करना और विकास करना, मानवीय एवं संविधान के मूल्यों का विकास करना, जैसे कि समानता, न्याय, स्वतंत्रता, ऐसे मूल्यों का विकास करना, ये मार्गदर्शक सिद्धांत है। स्कूल स्तर पर संकाय या वर्ग को समाप्त किया जाएगा। तो स्कूल स्तर पर संकाय या वर्ग को समाप्त किया जाएगा, ये इसका सिद्धांत है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का सीसीई अभिन्न अंग हो। तो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें सीसीई अभिन्न अंग हो। सीसीई क्या है, अभी हम आगे देखेंगे। रचनात्मक आकलन पर बल देना, तो रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाएगा। एक तो आपका योगात्मक आकलन होता है, एक रचनात्मक आकलन होता है। तो यहाँ पर आपका रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाएगा।
जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आगे देखिए नई शिक्षा नीति की क्या विशेषताएं हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। तो क्या विशेषता है? सार्थक। तो पहली विशेषता है सार्थक। नेप 2020 को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश। तो नेप 2020 को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश जो है वो आपके सार्थक के तहत है। ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा मंत्रालय MOE की स्थापना करना, ये शिक्षा नीति का विशेषताएं हैं। तो शिक्षा मंत्रालय की स्थापना करना, अगस्त 2020 को इसका गठन हुआ था शिक्षा मंत्रालय का। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये आपको ध्यान रखना है, अगस्त 2020 को इसका गठन हुआ था। हो सकता है डेट पूछ ली जाए। सकल घरेलू उत्पाद GDP का 6% बजट का प्रावधान किया गया। तो 6% बजट का प्रावधान किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। GDP के 6% बजट का इसमें प्रावधान किया गया। अब यहाँ पर सवाल जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका यहाँ से बनेगा दोस्तों। नवीन पैटर्न पद्धति यहाँ पर लागू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नवीन पैटर्न पद्धति यहाँ पर लागू की गई है। 5+3+3+4 यानी कि 15 वर्षीय आपकी नवीन पैटर्न नीति लागू की गई है। 5+3+3+4 यानी बालक 3 से 18 वर्ष की यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर दी गई है। 3 वर्ष में उसका एडमिशन होगा और 18 वर्ष तक की जो प्लानिंग है वो क्या है? 5+3+3+4। ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसे है एक बार इसको समझ लीजिए। यहाँ पर 4 स्टेज है। आपका सबसे पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज होता है दोस्तों, इसमें कक्षा 1 व 2 पूर्व प्राथमिक से कक्षा 1 और 2 यहाँ पर शामिल है। 5 वर्ष यानी 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक दोस्तों आपका कक्षा 1 से 2 तक वो पढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं होती है उनको मिला के वो कक्षा 1 और 2 को मिला के 5 वर्ष जो हमने डिसाइड किया है, 5 वर्ष, ये 3 से 8 वर्ष तक रहेगा। ठीक है, तो इसको टुकड़ों में बांट लीजिए आप। 3 से 8 वर्ष हो जाएगा, फिर आपका 8 से 11 वर्ष हो जाएगा, फिर आपका 11 से 14 वर्ष हो जाएगा, फिर आपका 14 से 18 वर्ष का हो जाएगा। अब यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज तो आपका 3 से 8 वर्ष वाले में कक्षा 2 तक वो पढ़ाई करेगा। ठीक है, फिर आपका प्रीपरेटरी स्टेज आ जाएगा। इसमें वो कहाँ तक पढ़ाई करेगा? अब देख लीजिए, 3 वर्ष की पढ़ाई वो और करेगा, यानी कि वो आपका 3 से 5 वर्ष तक की पढ़ाई करेगा। 3, 4, 5, 8 से 11 वर्ष तक प्रीपरेटरी स्टेज में। फिर उसके बाद आपका मिडिल स्टेज आ जाएगा। मिडिल स्टेज में वो 3 वर्ष तक फिर से पढ़ाई करेगा, 11 से 14 वर्ष तक, कक्षा 6 से 8 तक। ये आपको ध्यान रखना है। यानी पहले 5 वर्ष में वो कक्षा 2 तक पढ़ेगा, फिर वो 3 से 5 तक पढ़ेगा, फिर आपका 6 से 8 तक पढ़ेगा, और फिर जो आपका अंतिम बच रहा है 5+3+3+4, तो 4 वर्ष यानी 14 से 18 वर्ष में वो कक्षा 9 से 12 तक पढ़ेगा। तो ये कक्षा 12 तक की आपकी प्लानिंग हो चुकी है और इसे क्या कहा जाएगा? माध्यमिक स्टेज कहा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहला फाउंडेशन स्टेज है, फिर प्रीपरेटरी स्टेज है, फिर आपका मिडिल स्टेज आता है, फिर आपका माध्यमिक स्टेज आता है। ठीक है, तो ये पद्धति आपको ध्यान रखनी। 5+3+3+4 या तो ये एग्जाम में पूछी जाएगी। 3 से 18 वर्ष एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इनमें से आपकी कोई सी भी स्टेज देकर एग्जाम में पूछा जा सकता है। फाउंडेशन स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, माध्यमिक स्टेज। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए, उपरोक्त नवीन पैटर्न को लागू करने के लिए PM श्री योजना आपकी शुरू की गई। तो PM श्री योजना जो है ये उपयुक्त पैटर्न को लागू करने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, PM श्री योजना आपकी 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। और एक बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में एक बार आ चुकी है तो फिर से आ सकती है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई। ठीक है, प्रथम चरण में 14,500 स्कूल खोले जाएंगे। तो प्रथम चरण में क्या करेंगे? PM श्री योजना के तहत आपके 14,500 स्कूल खोले जाएंगे। कितने स्कूल खोले जाएंगे? 14,500 स्कूल खोले जाएंगे पहले चरण में। प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। राजस्थान ब्लॉक 358 इंटू 2 करेंगे तो 716 हो जाएगा, यानी 358 ब्लॉक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 716 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है। और ब्लॉक कितने टोटल? 358 है, तो 358 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 716 स्कूल हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और 14,500 स्कूल खोले जाएंगे आपके प्रथम चरण में। और ब्लॉक के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए तो प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल खोले जाएंगे, और अगर वो टोटल पूछे तो 716 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 358 ब्लॉक है। अब आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय हम पढ़ने वाले हैं। पहला अध्याय आप देखिए, अध्याय 1 जो है वो आपका ECCE से संबंधित है। किससे संबंधित है? ECCE से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा। तो पहला अध्याय जो है वो ECCE से संबंधित है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? 2030 तक 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को ECCE उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी 3 से 8 साल का जो बच्चा है दोस्तों, 3 से 8 साल का जो बच्चा है आपका, उसको 2030 तक ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन उपलब्ध करवाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और उसकी पाठ्यचर्या क्या रहेगी? करिकुलम क्या रहेगा? 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया, जिसे NCF ECCE कहा जाता है। तो एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? NCF ECCE हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसे क्या कहा गया है? NCF ECCE कहा गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है 2030 तक 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा। 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाएगा। अब आप आगे देखिए, एजुकेशन 2 प्रकार की होती है आपकी, अनौपचारिक शिक्षा होती है और एक आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा जो है दोस्तों, पहले अनौपचारिक देखिए, 3 से 6 वर्ष तक के आंगनबाड़ी और बाल वाटिका में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। फिर औपचारिक शिक्षा आपकी कक्षा 6 से 8 तक हो जाएगा, और ये आपकी स्कूल में प्रदान की जाएगी। सॉरी, ये वर्ष दिया गया है यहाँ पर 3 से 6, और आपका आंगनबाड़ी बाल वाटिका और औपचारिक शिक्षा 6 से 8 स्कूल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा ये आपसे पूछा जा सकता है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, अनौपचारिक और औपचारिक। और 3 से 6 के लिए आंगनबाड़ी बाल वाटिका है, और 6 से 8 के लिए स्कूल हो जाएगा। आगे देखिए,
यहाँ पर अध्याय 2 दिया गया है FLN। तो अध्याय 2 आपको ध्यान रखना है FLN। पहला हमने क्या पढ़ा, ECCE के बारे में पढ़ा, ठीक है। औपचारिक अनौपचारिक भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल सा सवाल बन के आएगा दोस्तों। और यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है 3 से 6, 6 से 8। FLN जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी जो है दोस्तों बुनियादी साक्षरताएं और संख्या ज्ञान, ये आपका अध्याय 2 हो जाएगा। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरताएं और संख्या ज्ञान। इसका लक्ष्य क्या है, 2025 तक 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखना व संख्याओं का ज्ञान करवाना। तो 9 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको दोस्तों पढ़ना लिखना और जो संख्याएं हैं उनका ज्ञान करवाना जो है वो कब तक करवाना है, 2025 तक। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि हमने ECCE में पढ़ा था 2030 तक दोस्तों क्या करवाना है, 2030 तक बच्चों को ECCE उपलब्ध करवाया जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है, FLN जो है दोस्तों इसको सिखाया जाएगा 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखना संख्याओं का ज्ञान करना। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया जाएगा। कौन सा मिशन है, निपुण भारत मिशन। तो आपके FLN का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आपका निपुण भारत मिशन चलाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, निपुण भारत मिशन। ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, निपुण भारत मिशन, ये आपको लक्ष्य ध्यान रखना है, ठीक है। और PM3 अलग से ध्यान रखना है, इसको अलग से ध्यान रखना है आपको। निपुण भारत मिशन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा मिशन चलाया गया है, तो निपुण भारत मिशन चलाया गया है। आगे देखिए, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। अवधि 12 सप्ताह या 3 माह। तो कक्षा 1 में जो प्रवेश करने वाले बच्चे हैं उनको औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना, 12 सप्ताह या 3 माह इसकी अवधि है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। तो आपसे पूछा जा सकता है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया जाएगा। तो कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले जो बच्चे हैं उनको औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा और इसकी अवधि 12 सप्ताह या 3 माह रखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अध्याय 3 देखिए दोस्तों, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण यहाँ पर दिया गया है अध्याय 3 में। इसका अर्थ क्या है, सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना। तो सभी तक शिक्षा की पहुंच हो यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो सार्वभौमिकरण के बारे में दिया गया है आपके अध्याय 3 में। अब इसमें क्या है दोस्तों, जो भी ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है छोड़ देता है, स्कूल छोड़ देता है या एडमिशन नहीं ले रहा, तो जितने भी ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनकी संख्या को कम किया जाएगा। अध्याय 3 के तहत JER यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। तो GER क्या होता है आपका, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो होता है सकल नामांकन अनुपात, यानी नामांकन के अनुपात को बढ़ाया जाएगा। तो 2030 तक GER जो है उसे 100% करना है दोस्तों। GER को 100% करना है, कब तक, 2030 तक। ये आपको ध्यान रखना है, 2030 तक GER को 100% करना यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो सकल नामांकन अनुपात, ये आपको ध्यान रखना है। तो अध्याय 3 में शिक्षा का सार्वभौमिकरण यहाँ पर दिया गया है। अब आगे देखिए, अध्याय 4 देखिए, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र। तो पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र यहाँ पर दिया गया है अध्याय 4 में, ठीक है। विषयों के चुनाव में लचीलापन होना चाहिए। पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में क्या होना चाहिए, विषयों के जो चुनाव है उसमें लचीलापन हो, बहुभाषावाद और भाषा शक्ति का विकास हो। तो बहुभाषावाद और भाषा शक्ति का विकास हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, यहाँ से सवाल आ सकता है आपका। तो विषयों के चुनाव में लचीलापन हो, पहली बात तो ये लचीलापन आपको ध्यान रखना है, बहुभाषावाद ध्यान रखना है, भाषा शक्ति का विकास हो, ठीक है। कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में और आवश्यकता पड़े तो 8वीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो कक्षा 5 तक बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा और अगर जरूरत पड़ जाएगी तो दोस्तों 5वीं के बाद में 8वीं तक भी दोस्तों आपके इसको बढ़ाया जा सकता है। यानी कक्षा 5 तक आपको मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा और कक्षा 8वीं तक इसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नॉर्मली पूछा जाएगा तो कक्षा 5वीं तक, लेकिन बढ़ाया भी जा सकता है। योगात्मक आकलन की जगह रचनात्मक आकलन यहाँ पर किया जाएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, बहुभाषावाद, लचीलापन, कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में, जरूरत पड़ेगी तो 8वीं तक, और रचनात्मक आकलन किया जाएगा, रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका दोस्तों, बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे। तो बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आपके तैयार किए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से रिपोर्ट कार्ड, बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, अर्थात 360 डिग्री का आकलन होगा। तो 360 डिग्री आकलन हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर तैयार होंगे, 360 डिग्री का आकलन होगा। आगे देखिए, नवीन पद्धति 5+3+3+4 के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाएं 1 वर्ष में 2 बार देने की अनुमति होगी। तो 1 वर्ष में 2 बार देने की अनुमति हो, ये यहाँ पर प्रावधान रखा गया है NEP 2020 के अंतर्गत। तो 1 वर्ष में भैया 2 बार परीक्षाएं देने की अनुमति हो, बोर्ड परीक्षाएं, एक तो आपकी मुख्य परीक्षा और एक आपकी सुधार परीक्षा, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो 1 वर्ष में 2 बार आपकी परीक्षाएं देने की अनुमति हो। NEP 2020 के अंतर्गत बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे, 360 डिग्री वाले बहुभाषावाद होगा, लचीलापन होगा, रचनात्मक आकलन यहाँ पर किया जाएगा। इस तरीके के पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मुख्य परीक्षा और सुधार परीक्षा। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना, जिसे परख कहा जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, परख कहा जाएगा। यानी नेशनल लेवल पर एक ही मूल्यांकन केंद्र हो, यानी सबका मूल्यांकन एक ही तरीके से हो, तो एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित होगा, जिसे परख कहा गया है, ठीक है। और राजस्थान में से क्या कहा जाता है, असेसमेंट सेल यानी आकलन प्रकोष्ठ कहा गया है। तो राजस्थान में से परख को ही आकलन प्रकोष्ठ कहा गया है। यह RSCRT उदयपुर द्वारा संचालित है। तो अगर पूछा जाए परख या फिर आपका राजस्थान में आकलन प्रकोष्ठ जो है ये किसके द्वारा संचालित है, तो ये RSCRT उदयपुर के द्वारा संचालित है, ये आपको ध्यान रखना है, RSCRT उदयपुर के द्वारा ये संचालित है। अब आगे देखिए, अध्याय 5 देखिए दोस्तों, शिक्षक टीचर। 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, जो शिक्षक होगा दोस्तों उसकी 2030 तक न्यूनतम योग्यता कितनी होगी, तो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। ये आपको ध्यान रखना है, 4 वर्षीय आपकी एकीकृत बीएड डिग्री होगी। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। सामान्य क्षेत्रों में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना रहेगा, 30:1 रहेगा। तो सामान्य क्षेत्र, जनरल क्षेत्र जो है दोस्तों, आपके जनरल एरिया जो है, जहां पर नॉर्मली बच्चा आ रहा है पढ़ने, वहां पर तो छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना रहेगा, 30:1 रहेगा। लेकिन
कुछ इलाके आपके ऐसे भी हैं जो शैक्षिक दृष्टि से काफी ज्यादा पिछड़े हैं। तो पिछड़े क्षेत्रों में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना रहेगा? तो ये 25:1 रहेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितना रहेगा? 25:1 रहेगा। तो 30:1 और 25:1 दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनरल एरियाज में पूछा जाए तो 30:1 है, लेकिन पिछड़े एरिया में पूछा जाए तो 25:1 है। ये आपको ध्यान रखना है। और 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। 2030 तक न्यूनतम योग्यता आपका कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। सतत व्यवसायिक विकास सीपीडी के लिए प्रतिवर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। तो भैया प्रतिवर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 आवर्स 50 घंटे जो है इसको प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। प्रशिक्षण में भाग लेना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि शिक्षक भी तो सीखेगा, ठीक है। तो सतत व्यवसायिक विकास सीपीडी के लिए प्रतिवर्ष शिक्षक को 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। कितने घंटे? प्रतिवर्ष 50 घंटे, ज्यादा नहीं है, 50 घंटे उसको प्रतिवर्ष भाग लेने का प्रावधान रहेगा। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या जारी करना, जिसे एनसीएफटी कहा जाएगा। तो शिक्षक शिक्षा के लिए, तो शिक्षक की शिक्षा के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या जारी की जाएगी। तो उसके लिए भी पाठ्यचर्या रहेगी, उसे क्या कहा जाएगा? एनसीएफटी कहा जाएगा। यानी शिक्षक भी पढ़ो भैया, तो शिक्षक के लिए पाठ्यचर्या रहेगी, एनसीएफटी कहा जाएगा जिसे, ठीक है। अध्याय 6 देखिए, समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा। तो समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा जो है दोस्तों आपकी, इसके अंतर्गत देखिए आप अध्याय 6 में दिया गया है, समाज के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र को यानी सेज स्पेशल एजुकेशन जोन जिसे कहा जाता है, विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। तो समाज के शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े क्षेत्र है उनको क्या कहा जाएगा? उन्हें सेज कहा जाएगा, स्पेशल एजुकेशन जोन कहा जाएगा। तो ये याद रह जाएगा, पिछड़े क्षेत्र में जो है शैक्षिक दृष्टि से उन्हें सेज कहा जाएगा। लड़कियों के लिए गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा। तो जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा लड़कियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। तो भैया यहाँ पर लड़कियों को जो है वो गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, उसे क्या कहा जाएगा? उसे जेंडर एजुकेशन फंड कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। CWSN बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। तो CWSN बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना भी यहाँ पर बनाई जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अध्याय 7 देखिए, स्कूल कॉम्प्लेक्स यानी विद्यालय परिसर जो है उसके बारे में देखिए। विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? कोठारी आयोग के द्वारा दी गई थी 1964-66 में, ठीक है। कोठारी आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। तो विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने 1964-66 में दी थी। 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। तो 5 से 10 किलोमीटर के जो क्षेत्र हैं उनमें 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल, खेल मैदान, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र और बाल केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात अध्याय 7 की हो रही है, स्कूल परिसर की, स्कूल कॉम्प्लेक्स की। इसके संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। तो स्कूल प्रबंधन समिति का यहाँ पर गठन किया जाएगा। अब अध्याय 8 देखिए, मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन। तो मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन देखिए अध्याय 8 में, प्रत्येक राज्य में शिक्षा नीति के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानकों को स्थापित किया गया है जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। तो देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग। तो दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग जो है आपका वो क्या कार्य करेगा? शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करेगा। तो जो नीतियां होगी, शैक्षिक नीतियां जो होगी आपकी, उनका निर्धारण कौन करेगा? आपका स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। लेकिन नीतियों को क्रियान्वित करना और मॉनिटरिंग करने का काम कौन करेगा? ये आपका स्कूल शिक्षा निदेशालय करेगा। कौन करेगा? निदेशालय जो है ये उनको क्रियान्वित और मॉनिटरिंग करने का कार्य करेगा, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग जो है वो निर्धारण करेगा, शैक्षिक नीतियां जो होगी उनका निर्धारण करेगा, जबकि निदेशालय जो है वो मॉनिटरिंग और क्रियान्वित करने का कार्य करेगा। और एक आपकी है SCERT। SCERT जो है ये RSCERT उदयपुर अकादमिक का कार्य करेगा। और SSSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण जो है ये प्राधिकरण राज्य के स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण करेगा। देखो नाम से पता लग रहा है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, तो ये स्टैंडर्ड निर्धारित करेगा आपका, ठीक है। SSSA जो है ये आपका स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण करेगा यानी स्टैंडर्ड्स निर्धारित करेगा। और SCERT जो है दोस्तों इसके आगे R लगा देना और ये उदयपुर अकादमिक कार्य करना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, NEP 2020 राजस्थान के संदर्भ में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए। पाठ्यचर्या का जो निर्माण है वो राजस्थान की 7 डाइट के सहयोग से नवीन पद्धति पर आधारित 4 पाठ्यचर्याओं का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर 4 पाठ्यचर्याओं का निर्माण किया जा रहा है। 4 पाठ्यचर्या आपकी NCF ECCE, NCF SE स्कूली शिक्षा, NCF TE शिक्षक शिक्षा और एक आपकी NCF AE प्रौढ़ शिक्षा। तो ये 4 आपके पाठ्यचर्याओं का निर्धारण किया जा रहा है। उपरोक्त चारों पाठ्यचर्याओं का संचालन करने के लिए 3 समितियों का निर्माण किया गया है। तो उपरोक्त 4 पाठ्यचर्याओं का संचालन करने के लिए 3 समितियों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए 6 समूह बनाए गए हैं। तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जो है दोस्तों शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए 6 समूह आपके बनाए गए हैं। BRC, CRC और DIET की संरचना में परिवर्तन किया जाएगा। 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2025 तक क्या रहेगा दोस्तों? 50% विद्यार्थी तो आपके ऐसे रहेंगे जिनको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, उपलब्ध करवाई जाएगी। 2030 तक 100% यानी युवा और प्रौढ़ साक्षरता दर की जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता दर जो है वो 2030 तक की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग आपका कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा आपका बाकी है, ठीक है। ये 1 पेज बचा हुआ है। अब सार तक देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन्हें सार्थक कहा जाता है। तो जो भी दिशा निर्देश आपके जारी किए गए हैं उन्हें सार्थक कहा जाता है। अभी हमने ऊपर भी देखा था, ठीक है। उच्च शिक्षा में MPhil के पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। तो MPhil का जो पाठ्यक्रम है दोस्तों उसे समाप्त कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। सार्थक ध्यान रखना है, MPhil को समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आप ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC की स्थापना करना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC की स्थापना करना। स्नातक शिक्षा जो है
जैसे कि अगर आप 1 वर्ष की शिक्षा लेते हैं तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 2 वर्ष की शिक्षा अगर आप लेते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 वर्ष की अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री। तो स्नातक स्तर की शिक्षा में परिवर्तन किया गया है।